आज का हमारा टॉपिक होगा द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको पढ़ने का तरीका क्या है, बायोलॉजिस्ट ने क्या तरीके दिए, जैसे टैक्सोनॉमी हो गई कि क्लासिफिकेशन कैसे करना है, या कोई ऑर्गेनिज्म को नेमिंग कैसे कहना है, जैसे नॉमेनक्लेचर हो गया। तो वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कोई चीज़ नॉन लिविंग है। जैसे हमने पढ़ा था कि सेल्स जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सेल से ही बने होंगे। तो ऐसे ही लिविंग वर्ल्ड में हम लोग बायोलॉजी को पढ़ने का तरीका देखेंगे कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, पहले हमने देखा कि ये इस फैमिली का है, जैसे सोलेनेसी फैमिली का है। बाद में हमें पता चल रहा है कि टोमेटो जो है वो सोलेनेसी फैमिली का नहीं है, वो दूसरे जीनस का है। तो ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे किसमें, द लिविंग वर्ल्ड में। तो देख लेते हैं व्हाट इज लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ ऐसे अलग फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो उसे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं किससे, नॉन लिविंग से। और कैसे हम बताएंगे कि कोई चीज लिविंग है या नहीं लिविंग है, तो उसके लिए हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना। तो दो तरीका है, एक तो डिफाइनिंग फीचर बोल रहे हैं और दूसरा हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर। डिफाइनिंग फीचर उस फीचर को बोलते हैं जहां पे ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग में भी होता है। मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों, क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि कोई चीज लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब इसका फीचर है, लेकिन वो चीज हमें नॉन लिविंग में भी दिख रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये सिर्फ लिविंग का पार्ट नहीं है, मतलब फीचर नहीं है, ये नॉन लिविंग का भी है। और डिफाइनिंग से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा फीचर जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा, तो वो हो गया हमारा डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। क्यों, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर रही है। जैसे मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही सिर्फ दिखेगा, नॉन लिविंग में नहीं दिखेगा। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जो लिविंग बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। सेल्स ऑर्गेनाइज करके काम करती है, ठीक है। तो ये भी कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है, मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। कॉन्शियसनेस, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, बैक्टीरियाज में भी होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में भी कॉन्शियसनेस होता है। कॉन्शियसनेस मतलब कैसे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, मतलब स्टिमुलस, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, कोई केमिकल आसपास है बैक्टीरिया के, तो वो रिस्पॉन्ड करता है, तो इसी को हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो जो भी फीचर मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्शियसनेस और ऐसे बहुत सारे और भी फीचर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर रहे हैं, वो हो गया हमारा डिफाइनिंग फीचर। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, ठीक है। जैसे ग्रोथ, अभी ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो है नहीं। मतलब ग्रोथ हम कह रहे हैं कि हमारा सेल का नंबर बढ़ रहा है, या हमारा सेल का नंबर बढ़ रहा है, या हमारे सेल का साइज बढ़ रहा है। जब सेल डिवीजन होने वाली होती है तो जैसे सेल का साइज बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं कि सेल की ग्रोथ हो गई है, ठीक है। लेकिन अभी माउंटेन्स है, माउंटेन्स के ऊपर जो स्नो बढ़ता जाता है, मतलब स्नो गिर रहा है, तो इस पे जो माउंटेन की हाइट का मतलब हाइट जो बढ़ी जा रही है, वो भी तो एक फॉर्म ऑफ ग्रोथ ही है। तो ये फीचर ऐसी हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि लिविंग ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक भले ही है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। तो ग्रोथ एक ऐसा हो गया, और इसमें एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग में ग्रोथ हमने कहा, तो ग्रोथ दोनों में हो सकती है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना वो सिर्फ लिविंग में ही दिखेंगी। लेकिन कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि नहीं दिखेगा, जैसे रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना फीचर है हमारे किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ कुछ तो स्टेराइल होते हैं ना, मतलब इनफर्टाइल मेल या फीमेल अगर होंगी तो फिर रिप्रोडक्शन आगे ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा। तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन तो हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होना ही है, ऑफस्प्रिंग आएगा ही, ऐसा हर ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी नहीं है। जैसे स्टेराइल हो रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे वर्कर बी जो मेल बी होता है तो वो स्टेराइल होता है, ठीक है, मतलब ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकता। म्यूल जो होता है, म्यूल क्या होता है, फीमेल हॉर्स होती है, ठीक है। एक फीमेल हॉर्स है और एक मेल डोंकी है, ठीक है। ये जो ऑफस्प्रिंग, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगी
इनमें जो फर्टिलाइजेशन होके जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो होता है म्यूल। ठीक है, ये कैसा होता है, स्टेराइल होता है। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकता। लेकिन म्यूल को हम कहते हैं ना कि ये हाइब्रिड स्टेराइल है। क्यों? क्योंकि ये एक हाइब्रिड है ना, इसके और इसके मेटिंग से बना है हमारा म्यूल। फीमेल डोंकी और मेल डोंकी के जो यहाँ पे जो मेटिंग होती है उससे बना है हमारा म्यूल। तो जो म्यूल होता है ये हाइब्रिड स्टेराइल है। अब हाइब्रिड का मीनिंग तो आपको पता होगा। हाइब्रिड क्या होता है, जब एक दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में जो मेटिंग होती है उससे जो ऑफस्प्रिंग आता है उसे हम हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, और स्टेराइल उसको बोलते हैं जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हाइब्रिड है और ये स्टेराइल है। और ऐसा क्यों होता है कि क्यों ये ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्यों एक म्यूल दूसरा जो म्यूल होगा उससे मेटिंग करके फर्टाइल नहीं हो सकता, वो इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि जो फीमेल हॉर्स होती है उसके पास क्रोमोसोम नंबर होता है 64। मेल डोंकी जो होता है उसके पास क्रोमोसोम होता है 62। जब ये दोनों साथ में मेटिंग करते हैं ना तो इसमें क्या आ जाएगा, 32 क्रोमोसोम और इसमें आ जाएगा 31 क्रोमोसोम। टोटल कितना आ गया म्यूल के पास, 63 क्रोमोसोम्स आ गए। अब इसमें सेग्रीगेशन कैसे होगा, माइटोसिस और मियोसिस आपने देखा होगा तो उसमें से इवन नंबर चाहिए तभी तो आधा होगा। यहाँ पे कैसे सेग्रीगेशन होगा, यहाँ पे ना सेग्रीगेशन हो पाएगा, इसीलिए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको माइटोसिस और मियोसिस देखने मिलेगी। तो जो इसके पास क्रोमोसोम कितना है 63, इसीलिए ये कैसा हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर हाइब्रिड जो ऑर्गेनिजम्स है वो हाइब्रिड ही हो, वो स्टेराइल ही हो। ठीक है, जैसे अभी वुल्फ डॉग होता है। वुल्फ डॉग क्या है, एक डॉग की स्पीशीज और एक वुल्फ की स्पीशीज जो है इनमें जब मेटिंग होती है तो जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, वुल्फ डॉग होता है। ठीक है, वुल्फ डॉग प्रोड्यूस हुआ, ये भी एक हाइब्रिड है लेकिन ये स्टेराइल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हाइब्रिड स्टेराइल नाम दिया है। तो जो एक्सेप्शंस होती है रिप्रोडक्शन, जैसे एक्सेप्शंस कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ह्यूमंस भी होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, तो हम नहीं कह सकते कि ये हर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। तो इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक एक फीचर को डिटेल में लिख लेते हैं। पहला क्या था डिफाइनिंग फीचर में, मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस आते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म उसको बोलते हैं कि अगर कोई चीज बन रही है, जैसे ग्लूकोज बन रहा है तो इसको हम लोग बोल देंगे कि ये एनाबॉलिज्म है, जैसे फोटोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म, अब उस ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनानी है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो अगर एक सेल में हो रही है तो उसका सम टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये जो है ये किसमें होता है, डिफाइनिंग फीचर, ये सिर्फ इनसाइड द सेल होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। लेकिन मेटाबॉलिज्म को लिविंग रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है कि हम बोल रहे हैं कि ये जो होता है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म ये एक फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इसीलिए हमने इसको डिफाइनिंग फीचर बोला है। अब डिफाइनिंग फीचर बोला है तो इसको सेल के अंदर होना चाहिए। जब ये रिएक्शन सेल के अंदर होता है ना तो हम उसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और अगर हम ये रिएक्शन बाहर करवा रहे हैं कोई सर्टेन कंडीशन के अंडर तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये एक लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि ये दिखता कहाँ पे है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे एक टेस्ट ट्यूब में हमने मिल्क लिया, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज शुगर होती है और लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है, लैक्टेज होता है। लैक्टेज क्या करता है, इस डाइसैकेराइड को, इस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देता है। तो ये हो तो मेटाबॉलिज्म ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टूट रहा है, जो कैटाबॉलिज्म हो रही है, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। तो हमें बोलना चाहिए कि ये भी मेटाबॉलिज्म, और ये तो हमने टेस्ट ट्यूब में करा दिया है। हमने इसको इन विट्रो बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज जो बॉडी के अंदर होती है उसको अगर हम बाहर करा रहे हैं तो हम बोलते हैं कि ये इन विट्रो है। तो ये इन विट्रो मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो रिएक्शंस कैन ऑकर आउटसाइड बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, मतलब सेल के अंदर नहीं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड लिविंग रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन दिखती कहाँ है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म। दूसरा डिफाइनिंग फीचर क्या था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, सेल्स होता है। इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम बोलते ही तब है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर कोई चीज अगर सेल से बनी है तो ये हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तीसरा डिफाइनिंग फीचर क्या था, कॉन्शियसनेस। ये क्या है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अवेयरनेस, सेंसिटिविटी टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट को, ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हम रिस्पॉन्ड जो करते हैं उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस।
स्टिमुलाई कैसे हो सकते हैं? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बायोलॉजिकल में आता है, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से अवेयर रहते हैं, तो उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। केमिकल रिस्पॉन्स किसको बोलते हैं? जैसे केमिकल रिस्पॉन्स, जैसे कोई ऑर्गेनिजम्स है वो हमें तब दिखेगा जब उसके लिए एनवायरनमेंट सूटेबल होगी। जैसे एक एग्जांपल हो गया हमारे लाइकेंस का। लाइकेंस क्या होता है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब एल्गी और फंगाई जब एक साथ रहते हैं तो उसे हम लाइकेंस कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्या है कि वहां पे जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन दिखेगा, मतलब ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में रहेगी तो लाइकेंस वहां पे सरवाइव नहीं कर पाते। इसी वजह से क्या है, जो मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, मथुरा का जो ऑयल रिफाइनरी है, अब ऑयल रिफाइनरी है तो वहां से क्या रिलीज होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है मथुरा में, और आसपास के जितने भी एरियाज है, मथुरा में तो दिखेगा ही नहीं, लेकिन मथुरा के आसपास जितने भी एरियाज है, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, तो इन एरियाज में भी ये SO2 का कॉन्सेंट्रेशन दिखेगा। अब वहां पे SO2 का कॉन्सेंट्रेशन दिखने के वजह से लाइकेंस ना मथुरा में है ना इन सब जगहों पे है। तो ये हो गया सेंसिटिविटी टू SO2, किसके लिए? लाइकेंस के लिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जो बोरिक एसिड है, एक केमिकल है, बोरिक एसिड अगर ज्यादा रहता है ना, तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, पोलन और पोलन ट्यूब, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब देखेंगे तो डिटेल में देखेंगे, तो जो पोलन होता है वो पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है हमारे ओवरी से कनेक्ट होने के लिए, जो प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सिस्टम है, तो पोलन ट्यूब जो प्रोड्यूस होगी ना, बोरिक एसिड अगर ज्यादा है तो ये अच्छा प्रोड्यूस हो पाएगा, ठीक है। तीसरा है फिजिकल स्टिमुलाई, लाइट, टेम्परेचर, ग्रेविटी, H2O, मतलब हम भी ऐसे लाइट से रेस्पॉन्स दिखाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, हमें जब गर्म कुछ लगता है तो हमारे हाथ हटा लेते हैं, तो ये फिजिकल स्टिमुलाई में हो गया, ठीक है। जो कॉन्शियसनेस था वो कैसा फीचर था? डिफाइनिंग फीचर था, मतलब वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही दिख सकता है। लेकिन जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में दिखता है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखेगा ये। जिस ऑर्गेनिज्म में ये दिखता है वो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, मतलब खुद के बारे में सोचना, जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, ठीक है, तो वो सेल्फ कॉन्शियस कौन होते हैं? सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। तो हम इसको डिफाइनिंग फीचर बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस जो होता है वो डॉग नहीं हो सकता, डॉग के स्पीशीज में नहीं है, बैक्टीरिया के स्पीशीज में नहीं है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो केमिकल से स्टिमुलाई दिखाता है वो तो छोटा से छोटा बैक्टीरिया भी दिखाता है जिसके पास ब्रेन नहीं है, ठीक है, ब्रेन जैसी कोई न्यूरॉन्स नाम की चीज नहीं है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें सिर्फ क्या दिखता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस, और इसी वजह से सिर्फ ये किसी ऑर्गेनिज्म में दिखता है, इसीलिए हम इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोलते हैं। किसको? सेल्फ कॉन्शियसनेस को। और कॉन्शियसनेस जो होता है वो कैसा होता है? डिफाइनिंग फीचर होता है, वो हर ऑर्गेनिजम्स में। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ग्रोथ, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इसको तो हम बोलते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है, लेकिन ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में है क्या? नहीं है। समर विंटर टाइम में जो स्नो की वजह से जो ग्रोथ होती है माउंटेन्स की, वो कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। समर टाइम में स्नो कम हो गया तो माउंटेन्स के एटम बोलते हैं कम हो जाएगा, तो ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ है। और ये रिवर्सिबल ग्रोथ है कि ठंडी के टाइम पे बढ़ जा रहा है, गर्मी के टाइम पे कम हो जा रहा है। माउंटेन्स और सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स क्या है? जो डेजर्ट में हम रेत देखते हैं उसको हम लोग सैंड ड्यून्स, उससे जो हाइट बढ़ती दिख रही है, कम होती दिख रही है, उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, जो एक्सटर्नली ग्रोथ हो रही है उसको बोलते हैं। और जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है जो हमारे में होता है, ये इरिवर्सिबल ग्रोथ है। एक बार सेल का साइज बढ़ गया तो ऐसा नहीं हो रहा कि सेल की साइज कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, ये इंटरनली होता है और ये इरिवर्सिबल होता है। जो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल है, ठीक है, एंड यहाँ पे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अगर सेल की मास बढ़ रही है या सेल नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, तो जैसे अगर एक सेल है उसके अंदर दो दो ऑर्गेनल्स हो गए तो भी हम कहते हैं कि जो ग्रोथ हुई है सेल की वो हुई है। और अगर एक सेल से दो सेल बन जाते हैं तो भी हम कहते हैं कि ग्रोथ हुआ है। किसका? ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म है उसका। इसीलिए इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर को हम लोग ट्विन कैरेक्टर्स बोलते हैं, कि इसको भी ग्रोथ बोल सकते हैं, उसको भी ग्रोथ बोल सकते हैं। तीसरा फीचर कौन सा है? रिप्रोडक्शन, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। जैसे हम ह्यूमंस है तो ऑफस्प्रिंग होगा तो ह्यूमंस होगा, डॉग का
ऑफस्प्रिंग जो है डॉग होगा। तो ऐसे रिप्रोडक्शन एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है अपने जैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, जहाँ पे फ्यूजन होगा, ठीक है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की जरूरत नहीं पड़ती, कोई फ्यूजन नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आइडेंटिकल क्लोन्स, मतलब जैसा वो दिखता है सेम वैसे ही ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये सिंपल और इजी है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस चलती है, तो मियोसिस चलने की वजह से क्या हो रही है, वेरिएशन दिखता है हमें, क्योंकि जो जीन्स है वो क्रॉसिंग ओवर हो रहा था। तो ये डिफिकल्ट, स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, और स्लो प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स ज्यादा होते हैं और जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कैसे, आइडेंटिकल क्लोन्स, जैसा ऑर्गेनिज्म है वैसी ऑर्गेनिजम्स ये प्रोड्यूस करेगा। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, पहला तो बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और ट्रू रीजनरेशन। बाइनरी फ्यूजन, फ्यूजन मतलब क्या होता है, टूटना। फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूजन मतलब टूटना। अमीबा जो ऑर्गेनिज्म है ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये दो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कर दिया, तो ये बाइनरी फ्यूजन हो गया। बडिंग में क्या होता है, जैसे यीस्ट है, ये पेरेंट यीस्ट है, ठीक है, ये पेरेंट यीस्ट है, इसके ऊपर एक बड बना, बड डिटैच होता है और फिर ये खुद एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन वर्ड हमेशा वहां पे आएगा जहां पे फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस मतलब ये सेल्स जो है, ये एक एक सेल है, सेल्स अटैच एंड टू एंड। सेल्स ऐसे एक मतलब एक के बाद ऐसे एंड टू एंड ये अटैच होते हैं, तो इसको हम लोग फिलामेंटस स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब फिलामेंटस स्ट्रक्चर टूटता है तो फ्रेगमेंट्स में टूटेगा, फ्रेगमेंट्स में टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिर ये एक नया ऑर्गेनिज्म, ये एक नया ऑर्गेनिज्म। ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, इसको कितना भी कट कर दो हर जगह ये पूरा फॉर्म हो जाएगा, तो वो किसमें होता है, प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया क्या है, एक फ्लैटवर्म है। अब रिप्रोडक्शन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है ना, जैसे कि अमीबा, अमीबा में क्या हो रहा है, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्शन बोलो या ग्रोथ बोलो, क्योंकि हमने कहा था कि इंक्रीज इन मास ऑफ सेल या तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, तो नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होना क्या होता है, हमारा ग्रोथ हो जाता है। और ऐसे ये दो ऑर्गेनिजम्स भी प्रोड्यूस कर दे रहा है अपने एक ही बॉडी से, तो इसे हम रिप्रोडक्शन भी बोलेंगे, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है ना, जो रिप्रोडक्शन बोल लो या ग्रोथ बोल लो, ये दोनों कैसा इंक्लूसिव इवेंट है, ये एक ही चीज है, ठीक है। या तो इसको सिनोनिम्स बोल लो, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, किसमें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन अलग बात हो रही है और ग्रोथ अलग बात हो रही है, तो इसीलिए ये कैसा है, एक्सक्लूसिव इवेंट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो फंक्शंस है वो उसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। जो फिनोमिना है, ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि कोई क्या रिप्रोडक्शन शो कर रहा है या जो मेटाबॉलिज्म चल रही है, ये अकेले एक सिंगल सेल में चल सकती है क्या, नहीं। ये कैसा होता है कि जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक एक पॉइंट देख लेते हैं। ऑल फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शन, इसकी वजह से प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। जैसे हम कह रहे हैं कि स्किन प्रोटेक्शन कर रहा है, तो एक सेल अकेला प्रोटेक्शन दे सकता है, नहीं। बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यू बना के क्या करते हैं, एक आपस में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। और जब हम स्किन को कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन दे रहा है, तो अगर हम एक सिंगल सेल को बाहर निकाल के रखते हैं तो वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो टिश्यू बना के प्रेजेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंट टिश्यू बना के क्या करेंगे, आपस में इंटरैक्शन करके कोई प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनल आर नॉट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल ऑर्गेनल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन। मतलब अगर हम कहते हैं कि सेल में प्रोटीन बना, सेल ने प्रोटीन बनाई है, तो सेल ने प्रोटीन के सेल किस में बनती है, मोस्टली राइबोसोम्स की हेल्प की बनती है। लेकिन हम कह सकते हैं क्या सिर्फ राइबोसोम ने हेल्प किया है प्रोटीन बनाने के लिए, नहीं। राइबोसोम के साथ कौन कौन काम कर रहा था, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा है, हमारे गोल्जी अपैरेटस काम कर रहे हैं। तो ये सब मिलके हमने कहा है कि सेल में प्रोटीन बनाया है। तो एक एक ऑर्गेनल अकेला काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स एक साथ मिलके, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बहुत सारे ऑर्गेनल्स अंदर सेल के मिलके वो प्रोटीन को बनाइए। तो हम कह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनल एक मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ एक
जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम का, सिर्फ उस स्ट्रक्चर ने काम नहीं किया है, बहुत सारे सेल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करके वो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है। इंटरैक्शन रिजल्ट इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज मतलब जब बहुत सारे ग्रुप में जब काम हो रहा है, जैसे प्रोटीन बना रहे हैं तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म से ग्रुप में काम कर रहे हैं ना, तो वो इमर्ज कर रहे हैं, मतलब मतलब एक साथ एक रिजल्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट कर पाता है, रेगुलेट कर पाता है अपने अंदर जो भी काम करना, और इवॉल्व कर पाएगा अपने आप को। ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पास्ट शेयर सम सेम जेनेटिक मटेरियल बट टू अ वेरिंग डिग्री। इसका मतलब होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स आए हैं, कहीं ना कहीं मतलब ये इवॉल्व हो गए। प्रोकैरियोट्स पहले जो बहुत प्रिमिटिव टाइप के जो सेल्स होते हैं ये इवॉल्व हो गए, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जैसे उनमें जो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स है, एजीसीटी, ठीक है, तो ये जो है ये तो प्रोकैरियोट्स में भी है, यूकैरियोट्स में भी है, लेकिन एट अ वेरिंग डिग्री। मतलब इसका जो कोडॉन्स बनेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे हम, जो कोड बनेगा वो थोड़ा वेरिंग डिग्री तक। और आज भी जैसे ह्यूमंस और मतलब अलग अलग ह्यूमंस में जैसे नोज है, तो नोज का स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनेगा कि ये इसी साइड आएगा, तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, हमारा सेल दे रहा है। लेकिन हर किसी का नोज का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा तो अलग होता है, या आइज का स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो एट अ वेरिंग डिग्री पर सब इसी से बने हैं, इसी कोडॉन से बने हैं। लेकिन ऐसी कॉम्बिनेशंस बनती है ना कि सारे ऑर्गेनिजम्स थोड़ा थोड़ा अलग दिखते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन पास्ट शेयर सेम जेनेटिक मटेरियल बट टू अ वेरिंग डिग्री।